नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है रोहित धनखड़, जो एक होनहार खिलाड़ी थे, वो एक हत्याकांड के शिकार हो गए और हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने कई अवार्ड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीते थे, लेकिन एक हादसे, एक हत्याकांड की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ है सुमित मकड़ोली जी, जो पूर्व सरपंच है मकड़ोली के, और बड़ी बेबाकी से आप बात रखते हैं सोशल मीडिया पर भी, और भी बहुत सारी मीटिंगें, सभाएं होती हैं जहां आपको ये बेबाकी से अपनी बात करते हुए नजर आते होंगे आप सबको। और दूसरी तरफ है मेरे साथ हरिभूमि के वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सुमित जी, मनोज जी। इसी मुद्दे पर हमने आपका एक पोस्ट पढ़ा था जो आपने फेसबुक पर लिखा, बहुत सटीक शब्दों में आपने लिखा था। थोड़ा सा आप और इसके बारे में बात करेंगे कि ये विषय काफी गंभीर है। सबसे पहले तो जितने हरिभूमि टीवी चैनल के आपके जितने दर्शक हमारे साथी हैं, अपने को देख रहे हैं, मैं उनको भी राम राम नमस्कार बोलता हूं। और जिस होनहार खिलाड़ी का जिक्र आपने किया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत हौसला दे। और हिम्मत हौसला तो क्या ही रह जाएगा भाई, वो अपने परिवार का इकलौता बेटा था। जहां तक अगर मैं ठीक हूं, मेरे तक जितनी सूचना है, वो अपने रोहतक का आखिरी गांव है, सोनीपत रोड पे हुमायूंपुर जी। उसके बाद अपना सोनीपत शुरू हो जाता है। और वो रोहित के पिताजी भी सुनने में आया कि पहले एक्सपायर हो रखे हैं। और परिवार में उसकी एक बहन भी, वो अपनी बहन का इकलौता भाई था, अपने परिवार का इकलौता चिराग था। और ये उस परिवार के लिए क्राइसिस से कम नहीं है। और ये हमारे समाज की विडंबना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। और इसको हमारी जो शादियों का जो बिल्कुल करप्ट और वाहियात सिस्टम जो डेवलप होगा ना, और इसकी हत्या उस सिस्टम ने करी है। तो मैं मतलब कि आमतौर पे जो चर्चाएं होती हैं, जैसा आपने बताया कि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने अपने विचार रख लेते हैं, वैसा जाकर लेते हैं सबके साथ। वहां भी मैंने ऐसे ही लिखा था कि भाई ये हमारा समाज कुरीतियों, आडंबर, दिखावा, शोषेबाजी इसकी चपेट में आ गया और इसके परिणाम भुगतने भी लग रहा है। कुछ चीजें जब वो बड़ा कोई घटना घट जाती है तो वो मुख्य धारा की चर्चाओं में आ जाते हैं, नहीं तो बहुत सारी तो चीजें हमारे सामने आने से या मुख्य धारा की चर्चाओं में आ ही नहीं पाती, बच जाती है। तो सुनने में जो बात आई कि वो अपने दोस्त की बिटिया या बहन की शादी, मैं बता रहा हूँ इस बारे में। वो उसका दोस्त है जतिन जी, उसकी बहन की ननद की शादी थी वो। हाँ, वो शादी थी रेवाड़ी खेड़ा में। और जिन लोगों पे आरोप है, जिन युवाओं पे आरोप है कि वो आए थे तिगड़ाना से बारात में, वो बाराती थे। हाँ, वो बाराती थे। और बारातियों ने उसके साथ मारपीट करी या उसकी हत्या कर डाली। हाँ, वो आज हम मिल के भी आए थे। हाँ, थोड़ी सी आपको मैं थोड़ी सी डिटेल में जानकारी देता हूँ। हुआ ये था कि जयमाला पे युवा, जो आजकल देखा होगा आपने, वो पीछे खड़े हो जाते हैं दूल्हे के, वो ना कमेंट पास कर रहे थे, जो उन्होंने उनके घर वालों ने बताया। कमेंट पास करते हुए जतिन ने उन्होंने रोका। इसमें मैंने एक बहुत बड़ा सवाल है, ये बीच में आएगा भी। उन्होंने रोका तो वहां पे उनकी कहा सुनी हुई परिवार वालों ने शांत करवा दिए। शांत करवाने के बाद करीब 1.5-2 घंटे के बाद ना जतिन और ये लड़का रोहित ये गाड़ी लेके चल पड़े हैं। गाड़ी खड़ी हुई इनकी, फिर फाटक पे, फाटक बंद थी। उसी दौरान ना पीछे 3-4 गाड़ी आई थी, इनकी गाड़ी को टक्कर भी मारी है। वहां पे फिर जतिन तो निकल के ड्राइवर साइड से वो इस तरफ भाग गया था, और जो रोहित ड्राइवर साइड से उस तरफ भाग गया था। तो वो रोहित जो था, उसने सोचा कि वो जतिन को पकड़ लिया है, वो दोबारा उसको बचाने आया, तो वहां पे उसके साथ मारपीट की है, उनके सिर में चोट लगी है रोहित के, तब उसकी मौत हुई है। वारदात ये थी, पूरी वारदात ये रही। हाँ, वारदात ये है। और मिला के बात आई, निर्ममता से ये बात हुई है। अच्छा, इस बीच में जो मैं कह रहा था ना कि बीच में एक सवाल आएगा, वो सवाल ये था कि जैसे ना, अरे जो वहां जयमाला पे जो हुआ, ये इसमें एक ना बड़ा जो वेलकम करते हैं, बारात आती है, दूल्हा आता है, घर में एंट्री करता है,
तो वहां जो उसका वेलकम किया जाता है ना, आप उसी का जिक्र कर रहे होंगे ना। जयमाला पे जी। जयमाला पे जो बाद में होता है, अच्छा, स्टेज बाद पे, में, हाँ स्टेज बाद पे। में जयमाला पे। हाँ, जी। इसमें जो बाहर ना एक बात और आई है सामने की, वो ये है जी कि जैसे वो तिगडाना के थे, ये रोहतक के थे, कहा सुनी होगी, तो वो तिगडाना वाले जो लड़के थे उनके दिमाग में यार रोहतक वाले हाँ, हमारे रोहतक, बिहानी वहां गए और हमने धमका जाएंगे, और हमने पीट जाऊंगा। हमने पीट जाएंगे, ले हम देखें। यो भी एक, ये जो बात है ये भी एक विचार करने की बात है इस पे भी। तो इसमें हम थोड़ी सी बातचीत चाहेंगे आपसे कि युवाओं में ऐसा क्या हो रहा है आजकल, देख लेंगे। इलाकावाद जो है, हाँ, इलाकावाद तो इलाकावाद से तो चलो, ऐसे तो बहुत सारे वाद हैं जो हमारी सोसाइटी की दिमाग में लेकिन जिन्होंने घर कर डाला है। वो इलाकावाद, जातिवाद, धर्म संप्रदायवाद, तो वो तो बहुत सारे फैक्टर हैं ऐसे। तो यहाँ अगर आप नजर दौड़ाओगे ना, कुल मिला के बात ये आती है कि शादी दो परिवारों के बीच में एक रिश्ता है, और दोनों तरफ की यारे प्यारे रिश्तेदार वहां पे मित्र इकट्ठा होते हैं। आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, लेकिन वहां होता क्या है कि जो बाराती आते हैं ना, वो बाराती नहीं, आज के दिन गुंडे और मुस्टंडे आते हैं। सब ने शराब पी करके सारे के सारे टन हो रखे हुए हैं। और इसी पॉइंट को लेकर के मैंने लिखा था कि ऐसा कल्चर डेवलप हो गया हमारी सोसाइटी में कि उसको ब्रेक लगाने की जरूरत है। ऐसी हमारे चलो पहले कुछ परंपराएं रही होंगी, लेकिन वो परंपराएं बिगड़ बिगड़ करके उन्होंने इतना भयानक रूप ले लिया है कि वो हमारे नुकसान के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। बिना शराब के तो शादी मुमकिन ही नहीं है आज के दिन में। शादी मुमकिन नहीं, जैसे आप शादी करते हो तो शादी करने में आपका कार्ड छपवाते हो, आप भाई कैटरर्स के पास जाते हो, आप तय करते हो परिवार में बैठ के कि किन किन रिश्तेदारों को या गांव में या अपने सगे संबंधियों को बुलाना है। ये सारी चीजें तय होती है ना। उसी का एक पार्ट, एक टास्क है कि भाई दारू कितनी, कौन से ब्रांड की आएगी, और उसका बजट होता है और उसकी ड्यूटी लगाई जाती है। और अपनी लाइजनिंग में अपना कोई बंदा सर्च आउट किया जाता है कि वो फला बंदा तुम्हारे लिए दारू की पेटी उपलब्ध करवा देगा और 2 रुपये ठीक रेट पे दिलवा देगा। हमारे गांव देहात में अगर मैं रोहतक की बात बताऊं तो कल्चर है, और मेरे को जहां तक अनुमान अंदेशा है ना, लगभग हर जगह पे ऐसा ही है। 2-3 गाड़ी स्पेशल इस बात के लिए बुक कर दी जाती है कि भाई आपकी गाड़ी की जो डिग्गियां हैं, उस डिग्गी में शराब की पेटियां रखी जाएंगी। और मतलब कि आपको विवाह को संपन्न करवाने के जितने आपके टास्क, उस टास्क में ये भी टास्क है। और ब्याह शादियों में पहले बड़े बुजुर्ग जाया करते, आज उनकी संख्या घटती जाने लग रही, क्योंकि बेचारे ज्यादातर उम्र दराज होकर के सेहत ठीक नहीं होती, देर रात की शादियां करने लगे, वो अनकंफर्ट फील करते हैं बुजुर्ग जाने में। और वहां फिर शादियों में जाते कौन है, ये लफंगे मुस्टंडे जाते हैं। वहां जाके दारू पी के, मतलब जिसको हैंगओवर कहते हैं ना, ऐसी हालत हमने देख रखी है और बहुत बुरे हालात हैं। अगर मेरे से अगर पूछो तो मेरे को ये लगता है कि ज्यादातर बारातों में कोई 10-15-20% को अगर आप छोड़ दो, 80% बारातों में इस तरह के किस्से आपको देखने को मिल जाएंगे। और शुरुआत से ही लग जाओ आप। मैं रोहित का तो अभी का मामला है, मैं और भी ज्यादा पुरानी बात नहीं करता, और 15 दिन पीछे ही चले जाओ। अपने रोहतक में बारात आई थी फतेहाबाद से, बड़म गांव में। अब वो जो बारात आई है, वो आतिशबाजी कर रहे हैं, वो अपना फायर करने लग रहे हैं, उनके पास वेपन है। वो जो बाराती आए थे, बारात में जो दूल्हा आया था, उस दूल्हे के पिता को गोली मार दी। तो रोहतक की घटना है। आप एक बात बताओ, आप कोई अपने मतलब कि शादी करने जा रहे हो या कोई जंग जीतने के लिए जा रहे हो या किसी के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हो, ये कोई मोर्चा थोड़ी है। और आप वहां पे फायरिंग करके, वेपन से फायरिंग करके अपना क्या संदेश देना चाहते हो, उसको भी छोड़ दो। इसी 15 दिन पहले ही दूसरी घटना को ले लो। अपना सांप लगा एक खिलाड़ी है, उसकी बारात मेरठ में गई थी यूपी के, और वो लड़की भी मेरे ख्याल से राष्ट्रपति जी के हाथों से वो वहां जाके दोनों दुल्हा दुल्हन स्टेज के ऊपर दोनों फायर करते हैं। हाँ, वो वीडियो आई थी। और वहां कहा तुम दोनों की शादी होने लग रही है, और कहा उनका मेरठ में पर्चा दर्ज हो गया उनके खिलाफ, क्योंकि किसी के पास अपना भाई वेपन खुद का नहीं, ना लाइसेंस है।
और वो ऑन मतलब कि सभी कैमरे के सामने वो कर क्या रहे हैं, वो फायरिंग करने लग रहे हैं। पता नहीं इस बात में क्या बोर है, क्या बड़प्पन है, किस तरह का भाई स्वाभिमान है, या वो अपने आप को क्या साबित कर देते हैं, भाई हमारी तो समझ से परे है। ऐसी अनेक घटनाएं आई हैं कि जब शादी में दारू पी के ये लफंगे अपना फायरिंग कर दे हुए हैं, और किसी गणखरी बार ऐसा है कि किसी न किसी परिवार की चिराग को इन्होंने छीना है उनसे नुकसान। ये तो जो रोहित जो हत्याकांड है, जो रोहित मर्डर हुआ है, ये तो वो गन कल्चर वाला मामला भी नहीं है, ये तो और ही किसी मानसिकता वाला मामला है। कल्चर तो वही आ गया ना। हाँ। आप शादी में शादी करने के लिए थोड़ी गए हो, आप वहां उड़दंगबाजी करने के लिए, आप वहां उड़दंगबाजी भी देखी जाए, आप मर्डर कर दिया, आप वहां दबंगई दिखाने के लिए गए हो, आप अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए गए हो। बताओ आपका वहां पे क्या काम था। और इस कल्चर से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमारे समाज को सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। मेरे फोन में 3 से 4 वीडियो हैं, वो वीडियो जो आपने कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखी नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारे परिवार क्या होते हैं कि वो अपना उनको भाई छुपा लेते हैं, अपना बस स्टेटस को बनाए रखने के लिए, या लिमिटेड से लोग गए होते हैं। झगड़े किस बात पे हो जाते हैं? झगड़े इस बात पे हो गए कि भाई डीजे पे गाना लगवाने के लिए बोला था, गाना नहीं बजाया तो डीजे वाले के साथ। ये तो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मलाइज हो चुका है, उसको तो ये उसमें कुछ गिनती भी नहीं है इस बात की तो। और एक वीडियो तो मेरे फोन में ऐसी है, मैं आपको अगर दिखाऊं, कि दूल्हे के बाप के कपड़े फाड़ रखे हैं और वो बारात लेके जा रहा है। आप ये बताओ, जो दूल्हा अपनी शादी कितनी उमंग, 1 महीना पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं, मोटा पैसा खर्च करा जाने लगता है, 20, 30, 50 हजार रुपए तो अकेला दूल्हा अपने कपड़े पे खर्च कर देता है। ये तो आम घरों की बातें हैं। और ज्यादा जो अपने जिन फैमिलीज की है ना भाई, स्ट्रेंथ अच्छी है ना पैसे के मामले में, उनका तो बस पूछो ही मत। तो इतना मतलब उमंग भरी होती है, और उसकी बाप के कपड़े फाड़ रखे, और वो जिस घर में वो शादी करने के लिए गए हैं, उस घर में जो दुल्हन है उसकी बुआ और बुरी तरह से गाली गलौज करने लग रही है। तो ये किस तरह का इवेंट हमारे समाज का इवेंट है, रोज को बदल देते हैं। ये एक अलग कल्चर जो डेवलप हो गया ना। मैं वही बात फिर से कहता हूँ, हमारी तो समझ से परे है, लेकिन लोग एक दूसरे की देखा देखी। भाई जगदीप की शादी हुई थी, इसने तो बस 100 बरातियां ले गया था, सारे यारे प्यारे थे, सारा ना भाई मन मर्जी का ब्रांड की शराब पिलाई, भाई हम भी लेके जावांगे, भाई हम भी दूसरा के हमको हमने काम क्या है, काम तो है ही नहीं कुछ। एक वो दौर था जब शादियां होया करती, और ये बताते हैं कि गांव में बारात आती थी तो पूरे बारात 2-2, 3-3 दिन तक रुक के जाया करती। हाँ, 3-3 दिन। और यहाँ तक था कि जिस घर में शादी है उस घर से बाहर भी सारे बारातियों की जान पहचान गांव गुआड़ तक भी पहुंच जाया करते, ड्यूटी लगाया करते कि वो उसके घर रुकेगा, वो उसके घर रुकेगा, रात को सोना है। और सब एक दूसरे के जानकार थे, उनको पता होता था कि भाई जिस परिवार में हम बाराती गए हैं उस परिवार के गांव में कहाँ का तालमेल है, कौन आदमी किसी हिसाब का बाद में भी आ रहा। वो एक परंपरा थी। अब क्या है, आज के दिन जो बाराती आते हैं उनको बोझ माना जाता है, और यहां तक की तैयारियां होती है कि पंडित जी के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि आपने चटमंगनी कर देनी, चटमंगनी सही इतना होता है, जल्दी ये जो कहावत है ना, इसको जल्दी से खत्म कर देना है। और भाई बाराती आओ भाई जल्दी आओ, जल्दी खाओ और जल्दी निकलो। तो आप अपनी बेइज्जती करवाने के लिए जाते हो क्या, जहां आपको बोझ माना जाता हो। हम बचपन से कहावत और ये दोहे पढ़ते आए हैं कि भाई आवत ही हरसे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां ना जाइए चाहे कंचन बरसे में। जहां लोग आपकी आ बैठ आदर रिगार्ड्स नहीं करते, जो आपको देख के खुश नहीं है, चाहे वहां सोना बरसता हो, आपको नहीं जाना चाहिए। और यहाँ क्या हो रखा है कि बाराती बन के सज धज के चल तो पड़े, लेकिन आप उनकी नजरों में आपकी इज्जत तो नहीं है ना। उनको तो ये लग रहा है कि भाई तुम जितना ज्यादा देर तक उनके घर के बाहर रुकोगे, उनके उसमें रहोगे, कंपनी में रहोगे, तो वो आपसे खतरा, इनसिक्योर महसूस करते हैं, वो आपसे पिंड छुटवाना चाह रहे हैं, वो आपको बोझ मान रहे हैं। तो ये किस तरह का आओ भगत, किस तरह की परंपराएं हैं। वैसे चर्चा करें हम जगदीप जी, मान लो ये जो वारदात हुई है रोहित हत्याकांड में, इसमें
अब देखो हम तो कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने शराब पी रखी थी, नहीं पी रखी थी, तो उस दौरान उनकी ना मानसिकता क्या रहेगी, किस सोच से उन्होंने ऐसी वारदात को अंजाम दिया है। शराब अगर उन्होंने, चलो आपने जो बात की, हाँ, उनकी मानसिकता उस दौरान क्या होगी, देखो हम वही बात कर रहे हैं। हाँ। वो लड़के जो युवा थे वो किस मानसिकता के थे उस टाइम, कैसी उनकी सोच होगी कि आदमी मार दिया। हाँ, और वैसीपना इतना है कि जो अगर उन्होंने शराब, देखो उसके सुमित जी, उसके चाचा ने जो बताया ना कि वहां ट्रक ड्राइवर आ गया जब वो उसको मार रहे थे, वो ट्रक ड्राइवर को भी पता था कि मर चुका है और वो फिर भी मारे जा रहा है। कहा अब तो छोड़ दो यार, ये मर लिया। इतना वैसीपन वो बिल्कुल भी बस था वो समय। जो आपने बात कही ना कि अगर उन्होंने शराब नहीं पी रखी होगी, पहले बात तो इस बात की संभावना है नहीं। दूसरी बात, अगर उन्होंने शराब नहीं भी पी रखी हो तो भी ये उनको नहीं दिख रहा था कि तुम्हारे दोस्त की बारात में आए, उसकी शादी होनी है, उस परिवार के साथ एक रिश्ता होने जा रहा है, नई, अब अपनी नई मतलब पारी की शुरुआत कर रहे हो, उस मौके पे उनकी शादी को खराब करना, उसके ऊपर उंगली उठाना, और उंगली क्या उठाना, ये तो अब भयंकर से भयंकर अपराध है। या तो कम से कम आदमी इतना तो कॉम्प्रोमाइज कर ही सकता है कि भाई ठीक है, माहौल ऐसा है, खुशी का माहौल है, शादी होने लग रही है, इस तरह की कोई हरकत हम नहीं करेंगे कि जिस चीज में कोई विघ्न या बाधा उत्पन्न हो। और जब वो रोहित रोहतक से है और वो इतना दूर गया है, तो उनकी कोई आपसी रंजिश भी तो नहीं रही होगी। और रंजिश अगर रही भी हो तो शादी का मौका उस इवेंट में कोई तुक बनता नहीं है। हकीकत में हो क्या रखा कि हमारी सोसाइटी में है ना, जो ये जो गन कल्चर और जो गाने का जो कल्चर है ना, इन्होंने एक ऐसी सोच हमारे अंदर प्लांट कर दी कि भाई ये हर आदमी ये सोचता है अपने आप में कि तू तो तुर्रम खा है, तेरे से बड़ी तौब नहीं इस धरती के ऊपर कोई। हकीकत में जितने भी हमारे साहित्यकारों से लेकर के जितने भी दार्शनिक लोग हैं, वो समझा करके चले गए। मैं विकास दिव्य कीर्ति की एक वीडियो अक्सर देखता हूँ, वो उसमें कहते हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड को अगर आप स्टडी करोगे ना, उस पूरे ब्रह्मांड में हमारी पूरी जो ग्लोब है ना, मतलब धरती है ना, इसकी भी कहीं कोई गिनती नहीं है। अगर आप सुई की नोक टेक दोगे, जो डॉट बनेगा वो डॉट भी इस पूरे ब्रह्मांड में बड़ा है धरती से, इसकी तो कहीं गिनती ही नहीं है। और उस धरती के किस कोने में आप एक छोटे से आदमी और थोड़ी सी उम्र के लिए आए हो, इन सब बात, फिर भी पता नहीं इतना अहंकार, इतना गुमान, इतना बड़प्पन, झूठा बड़प्पन किस बात का अपने सर पे और बोझ लादे फिरते हैं। तो ये घूम फिर के बात वही आती है कि माहौल, सोसाइटी या गलत परंपराएं, और जो शादियों में जो ये जो कल्चर एक बहुत ही वाहियात तरीके का जो डेवलप हो गया है, इस पे रोकथाम लगाने का टाइम आ गया है। एक और जरूरी चीज है इसमें कि जो प्रशासन ने करा ना सुमित जी, कि जो उठा के ले गए वहां से लोग हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाने के लिए, वो तो पुलिस ने पकड़ लिए मीडिया में खबर आने के बाद, दबाव ताकि कम हो जाए। और जिनके बाई नेम FIR है ना, वो अब तक भी नहीं पकड़े गए। मतलब हरियाणा पुलिस अपने आप को कहती है कि हम पाताल से भी ढूंढ लाएंगे, लेकिन अब तक प्रशासन का जो रुख है ना, वो बिल्कुल उल्टा है। एक भी वो जिनके बाई नेम है, बाई फेस, उसने पहचाना है। आप चलो ग्राउंड लेवल पे गए हो, आपको ज्यादा जानकारी होगी, मेरे को इस बारे में नहीं पता। बिल्कुल कई बार चाहे और अनचाहे दोनों तरह की भाई भूमिका पुलिस की हो जाती है। कई बार पुलिस प्रेशर में भी होती है कि लोगों में गुस्सा ज्यादा होता है, चीजें मतलब कि भाई संज्ञान में पूरी तरह से आ नहीं पाती, कुछ चीजों में भाई सर्च करनी होती है बहुत सारी चीजें। अगर तो इंटेंशनली अगर उन्होंने ऐसा कुछ कर रखा है तो बहुत गलत बात है, और ये बात DGP साहब तक पहुंचनी चाहिए। और ये बात तो हम इसलिए भी यहाँ पे दोहरा रहे हैं कि वो ना अब हालत ऐसी हो गई कि हम तो ना रोड जाम करेंगे। धनखड़ खाप भी आई थी आज, हम रोड जाम करेंगे, तो ऐसी स्थिति आती क्यों है कि रोड जाम करना पड़ जाएगी। ये तो बात हम सिर्फ इसलिए प्रशासन चर्चा कर रहे हैं। मेरे पास किसी भाई ने प्रतिक्रिया भेज रखी थी कि जैसा बताया जा रहा है ऐसा नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ उसका कहने का भाव था कि भाई चीजें जो प्रचारित कर दी जाती हैं सारी वैसी भी नहीं होती, कुछ गलतियां रही होंगी, ये रहा होगा। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ इस बात में कि गलतियां उसके दोनों पक्षों की तरफ से कुछ ना कुछ, ज्यादा से ज्यादा गलती में क्या रहा होगा, गाली गलौज कर दी होंगी आप उसमें। हाँ, ये लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बात वहां तक चले जाओ। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ आके ठहरती है भाई, आप किसी की शादी के टाइम में, किसी की खुशी और उमंग के टाइम में ऐसा थोड़ी कर डालोगे।
लेकिन हमारी सोसाइटी को भाई तय करना पड़ेगा, आपको भी तय करना पड़ेगा, मेरे को भी तय करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे की शादी है और हम बारात लेके जाने लग रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि इसकी बारात में कौन कौन लोग 18, 20, 22 साल के बच्चे होते हैं जिनकी शादी होती है, मैक्सिमम 25 साल तक शादी हो ही जाती है और 3 या 4 साल की उनकी आपस की दोस्ती हाय हल्लो होती है और उसको देके इनविटेशन चल बारात में चलना है, ये कोई तुक बनता नहीं है। जिस बच्चे का बैकग्राउंड नहीं जानते हो, जिसकी पारिवारिक हिस्ट्री का आपको नहीं पता, पारिवारिक बैकग्राउंड का आपको ये नहीं पता कि इस बच्चे का नेचर कैसा है, ये कितना वाहियात है, इसमें बेसिक एटिकेट्स है भी कि नहीं है, इसका बिहेवियर कैसा है, आप उसको 2 दिन की दोस्ती में और बारात में अपने साथ बैठा लेते हो, कोई तुक नहीं बनता। ये आदमी को रिश्ते एक ऐसी चीज है, आदमी को हाथ मिलाना तो आप सामाजिक प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है, लेकिन गले मिलने से पहले तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए। ये नहीं कि हाथ मिला लिया तो उसको गले भी लगा लिया और गले लगा लिया तो उसको कार्ड देकर चल भाई, तो उसको इतनी जल्दी एंट्री किसी को नहीं देनी चाहिए। जबकि हो क्या रखा है कि बहुत सारी शादियां हमने ऐसे देखी हैं कि बारात आ रखी, दूल्हे का पिता परेशान है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है कि भाई शादी को अच्छे से संपन्न करवा करके लेके जाना है। वो रिक्वेस्ट करने लग रहा है, वो भीख मांगने लग रहा है कि भाई हाथ जुड़वा लो, चल पड़ो, और वो उसकी तरफ हाथ हिलाने लग रहे हैं, उसकी इंसल्ट करने लग रहे हैं। वो उनको लाचार देखा है हमने, मैंने कई बार तो बापू को रोते हुए देखा है। और जब उनसे पूछा गया कि ये है कौन, वो ये कहे पता ही को नहीं ये कौन है, ये पता ही नहीं, बापू को ही नहीं पता कि ये कौन है। और छोटो बापू को जिसकी शादी है दूल्हे को भी नहीं पता कई बार तो ये कौन है। मन ने इसको बुलाया था, यू उसने भी लिया यार, वो उसने भी ठहलाया। एक जना आओ था अपने के लिए 3 नानों आगे दूसरे गांव में जा गए और बकवास करने लगे। उनके अंदर का जो शैतान है, उनके अंदर का जो जानवर है ना, और उनकी जो परवरिश है वो वहां झलकती है। अपने गांव में तो सब सीधे पादरे सादे गौ आदमी बने रहे हैं। खुद के गांव में घुड़चड़ी हो या डीजे पे डांस करना हो या खुद के गांव की बारात जा रही हो, तो गांव का जो बंदा गया है ना बारात में, वो इतनी बकवास नहीं करता। सबसे ज्यादा बकवास वे करते हैं कि जिनका कोई नॉन जानकार उसमें नहीं होता, वो सबसे ज्यादा बकवास करते हैं वहां जाके। और आपने एक चीज देखी होगी, ये हमारी परंपराओं का हिस्सा बन गई है। अब इन परंपराओं पर तुरंत प्रभाव से ब्रेक लगा देना चाहिए। बारात जैसे अपन स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी, मेरे को जानकारी नहीं थी, आपने बताया कि वो जयमाला के टाइम में ये सब हुआ है। लेकिन अगर आप जब वेलकम होता है ना, बारात जाती है दुल्हन के घर के बाहर, उसका वेलकम किया जाता है, नीम ढड़ाई की रस्म होती है। वहां जो दूल्हे की जो साली होती हैं लड़कियां, एक तरफ वो खड़ी होती है, दूल्हे के यार दोस्त खड़े होते हैं, वो उसके ऊपर फायर स्प्रे वगैरह इस तरह का आपने देखा होगा। वहां होता ही होता है झगड़ा, और वहां बदतमीजियां होती हैं। अब वो वहां पे क्यों खड़ी हैं, वो साड़ी जितनी भी होती हैं लड़कियां, कुंवारी लड़कियां, वो वहां पे क्यों खड़ी हैं? वो एक नेग की परंपरा बना रखी है कि भाई साड़ी का नेग है, दुल्हा जो वो नेग दे देगा तो जाएगा। वो अपनी डिमांड रखती है उसके आगे कि मैं तो भाई 51,000 लूंगी, 21,000 लूंगी। ये एक स्टैंडर्ड बना दिया, और एक ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया, और वो ऐसा अड़ जाती है और उसको उकसाने वाली उस लड़की को, साली को उकसाने वाले बैक एंड पे बहुत सारी लड़कियां या परिवार की बहुएं या बुआ या और जो कोई भी रिश्तेदारियों में होते हैं ना, वे होती हैं। और आप इसको मैं ज्यादा मतलब हमारे सामाजिक हिसाब से पता नहीं मेरे को कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, परिवारों में भी औरतों के बीच में भी औरतें बड़ी डिप्लोमेटिक होती हैं। वो भी परिवार को मतलब कि बदनाम करने के लिए और उस शादी में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए इस तरह उन लड़कियों को उकसाती हैं कि नहीं इतने रुपए से कम में नहीं लेना है, और वहां खड़ी रहती हैं, उनको पिंच करती रहती है, नहीं पकड़ने हैं। वो कोई मतलब एक तरह की बार्गेनिंग वहां पे होने लग रही है, जैसे केले की रेडी में आप केले खरीदने लग रहे हो, और वहां आधे घंटे तक वो टस से मस नहीं होते। इस 15 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में वहां जो चीजें चलती है ना, वो हमारे समाज के मुंह पे धब्बा है। वो जो शराब पी रखी है ना, वो उनके ऊपर शेर व शायरी,
वो उनके ऊपर कड़के मारते हैं, उनके ऊपर टोंट मारते हैं, वो व्यंग्य मारते हैं, उनके रंग रूप के ऊपर टोंट मारते हैं, वो उनको रिवर्ट में रिप्लाई करती हैं। और गांव के बड़े बुजुर्ग चौधरी वो पीछे एक कोने में बैठे बैठे देखते रहे हैं। कोई उठ के ये नहीं कहता कि क्या बकवास चल रही है। और मैं जो ये जो बात की ना, ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ चीजें पहले हमारे समाज में कुछ परंपराओं ने किस हिसाब से जन्म लिया, उस पे हम उस वो एक अलग विषय है। हमें ये देखना चाहिए कि उन परंपराओं को, उन रूढ़ियों को कब तक हमें ढोना है। एक जगह तो हमें ब्रेक लगाना ही पड़ेगा, एक जगह तो बैरिकेटिंग करनी पड़ेगी। ये तो अभी उसमें मैं माइंड से स्लिप हो जाएगा। एक टाइम होया करता कि पहले बारात डोलियों में जाया करती, और बारात गांव देहात में गड्ढे आया करते, गड्ढे में बैठ के दुल्हा अपनी दुल्हन को लेके जाया करता। तो उस गड्ढे का जो चक्का होया करता ना, पहिया, वो लकड़ी का फ्रेम होया करता, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतना काम नहीं किया था। तो और कई बार जो गड्ढा होया करता, उस गड्ढे पे रबड़ की भी एक पट्टी होया करती है इसके ऊपर। तो जो लकड़ी और वो जो रबड़ का जो था, उसको बार बार उस पे पानी डालना होया करता, क्योंकि रबड़ गर्म ना हो जाए, वो फैले ना, और लकड़ी में ग्रिप बन जाए चलते टाइम। तो क्योंकि वो लकड़ी में जब आप पानी डालते हो ना, तो वो अपने उसमें आ जाती है, फूल सी जाती है, थोड़ी सी टाइट हो जाती है। हाँ, तो वो तकनीकी दृष्टिकोण से वहां पे टायरों पे पानी डालने का वो तकनीकी पक्ष था। लेकिन अब क्या आ गया, अब गाड़ियां आ गई, लेकिन औरतों ने उसको रूढ़ी, मतलब एक परंपरा बना और उससे क्या जोड़ दिया कि आज जब गाड़ी बटे हुए जब अपनी गाड़ी लेके घर से निकलता है ससुराल से, तो उसके टायर में पानी डाला जाता है, जिसका ना कोई लॉजिक बनता है, ना कोई तुक बनता है, लेकिन कोई इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। और कोई इस तरह की अवेयरनेस पे बात भी नहीं कर रहा है हमारे समाज में। आप धीरे धीरे कितनी मतलब रूढ़ियां अपने उसमें जोड़ते चले जाओगे, कितनी जोड़ते चले जाओगे, जोड़ते 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 इतनी इकट्ठी कर ली आपने, नई जोड़ रहे हो, पुरानी छोड़ नहीं रहे हो। और पूरी शादी में जो परंपराओं के नाम पे नेग है, शगुन है, थप्पा है, ये है, वो है, अब नाई का दे दे, अब डाले का दे दे, ये डाला टिकना है, ये करना, वो करना है, पूरा टाइम इसमें बर्बाद हो जाता है, जिनका कोई तुक नहीं बनता। एक फॉर्मेलिटी अगर आप पूरे नहीं करते तो कोई ना कोई रिश्तेदार रूठ जाता है, भाग जाता है। तो ये जो परंपरा है, इस पे काम करना चाहिए। और हाँ जी, हाँ, इसी पे मैं बात कर रहा था, जब मैंने बीच में रोक रहा था कि कुछ जहाँ बुजुर्गों के बीच चल रही है, वो क्या करते हैं कि वो लास्ट में बैठते हैं, वो तो होती है सारी बार रुकाई नीम जराई, वो फिर बोलते हैं कि बताओ भाई नेक बताओ। तो ये परंपरा कहीं कहीं उन्होंने शुरू की है बुजुर्गों ने, कि वो नेक, वो वहां जूते चुराई के ये सारे नेक लिखे जाते हैं कि ये नेक साड़ियों के, ये हमारे हैं। तो वहां पे वो इकट्ठा पैसा, ये जो जूते चुराई वाला भी है ना, ये भी एक अशोभनीय ऐसी परंपरा कह लो, या इसको भाई एक्टिविटी कह लो, इसको कुछ भी नाम दे लो, मैं तो इसको देखो लाइक नहीं करता। और एक सभ्य पढ़ा लिखा परिवार और उसको अपने आप को अपडेट करे और इस तरह की वाहियात परंपराओं से अपने आप को बाहर निकाल ले। और ब्याह शादी ये नहीं होते कि ब्याह शादी, आप ब्याह शादी कर रहे हो, अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो। आप कोई पॉलिटिकल घराने थोड़ी हो कि आपको अपना शक्ति प्रदर्शन और आपको एक क्राउड दिखाना है। लिमिटेड से उन लोगों को जो आपके साथ वेल कनेक्ट, उनको आप इनवाइट करो, जिनको आप आत्मीयता से जो आपको चाहते हो और जिन्हें आप आत्मीयता से चाहते हो, उनका अच्छे से आदर सत्कार करो, उनको अच्छा खाना खिलाओ और शक्ति प्रदर्शन ना करो। अच्छा सुमित जी, जैसे आप युवाओं के बीच में भी रहते हो, हम ना रोहित हत्याकांड की बात करते हैं, आप युवाओं के बीच में भी रहते हो, तो किस स्तर की जिम्मेदारी की जरूरत है अभी हमारे समाज को, कि ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, युवाओं का थोड़ा ना माइंड सेट जो अग्रेसिव हो गया, बदमाशी की तरफ या गन कल्चर की तरफ जा रहा है, सहनशीलता ही नहीं है अंदर, तो किस स्तर की तैयारी की जरूरत है, किस स्तर की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी समाज को, उस बारे में आपके क्या विचार है? देखो मैं अगर आप किसी बंदे को स्टडी करना चाहो ना, तो मैं आपको बेसिक सी बातें बताऊंगा। ये 3-4-5 चीजें ऐसी होती हैं जो रूटीन की आप उनकी नोटिस और ऑब्जर्व कर लो, आपको पता लग जाएगा बंदे का कैरेक्टर कैसा है। एक तो जो वो गाड़ी ड्राइव करने लग रहा है, वो हॉर्न कितने बजाने लग रहा है, वो ब्रेक कितने मारता है, कहाँ कितनी स्पीड उसको
मेंटेन रखनी चाहिए, कहाँ स्पीड से भागना है, कहाँ स्लो करना है, कहाँ हॉर्न बजाना और कहाँ हॉर्न नहीं बजाना है, और उसमें के अंदर कितनी पेशेंस है। वो ज्यादा आपा दापी ओवरटेक ना करना या अपनी लेन छोड़ के ना भागना, इससे पता चल जाता है कि बंदे में का कैरेक्टर कैसा है। वो टॉयलेट में गया, पब्लिक टॉयलेट में गया, पब्लिक टॉयलेट में इस्तेमाल करके फ्लश करता है कि नहीं करता है, बेसिक सी बातें हैं ये, लेकिन इससे पता चल जाता है कि वो कितना जिम्मेवार है और उसका कैरेक्टर कैसा है। ऐसी ही और भी डेली रूटीन की चीजें हैं, वो आप एक बार स्टडी कर लो, बंदे का पूरा कैरेक्टर आपके सामने आ जाएगा। और हमारा जो यूथ है ना आज का, उसमें इन सारी चीजों की कमी है, उनको कुछ और बना दिया गया है। जैसे आप कास्ट, कोई कास्ट के नाम पे प्राउड कैसे बना दिया गया है, वो ये ऐसे बने कि मान लो आपने देखा होगा, अब मैं रोहतक की बात करता हूँ, बहुत सारी गाड़ियों पे जाट लिखा मिलेगा आपको। उसको ये लगता है कि मैं जाट हूं बाय बर्थ, वो बाय बर्थ है, लेकिन उसको लगता है कि मैं जाट हो जाना ही मेरे अपने आप में अचीवमेंट है, मैं कोई खास हूं, मैं कोई और दुनिया से हटकर हूं, स्पेशल हूं। ऐसे ही किसी ने यादव लिख लिया, किसी ने हिंदू लिख लिया, किसी ने गुज्जर लिख लिया। तो ये जो सोच उसके अंदर प्लांट कर दी गई ना, ये उसके लिए सबसे ज्यादा घातक है। उसके अंदर एटिकेट्स है नहीं, एथिक्स पे वो चलता नहीं है, कैरेक्टर जीरो है, लेकिन वो फिर भी उसको लगता है कि मैं नहीं भाई, मैं जाट हूं भाई, मैं यादव हूं। और ऊपर से ये जो गाने आ गए हमारे सोसाइटी में, कंपटीशन का हिस्सा बना दिए गए। सिनेमा बहुत बड़ा रोल निभाता है, सिनेमा सारा बहुत बड़ा रोल है। वो आपका माइंड सेट करता है, वो माइंड सेट करता है। अभी जैसे मैं, चूंकि मैं जाट हूं, मेरा मतलब मैं अगर इस टॉपिक पे अगर बात करूं तो मेरा यही बनता है कि मैं अपनी जाति का जिक्र करूं। दूसरी जाति का जिक्र कर दूंगा तो उसमें लोगों को लगेगा कि भाई ये तो नहीं यार, वो जाति पाति वाली बात ही नहीं है, सिंपल एक चर्चा चल रही है, मतलब नहीं। तो अभी एक गाना है कि उड़ जाके आंगली घुमाई जाटा ने, कुछ इस टाइप से, और ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के भीतर, अब जैसे वो मासूम शर्मा है भाई, जाटा ने गा रखे हैं, उनने भी गा रखे हैं। मासूम शर्मा के भी बहुत से गाने ऐसे हैं कि वो आदमी का और कम छोटी उम्र के बच्चों का ही ऐसा माइंड सेट कर देते हैं कि यू आर यूनिक, यू आर समथिंग स्पेशल। और वो फिर इस धरती में किसी नेगेटिविटी में नेगेटिव, तो वो किसी को कुछ मानते नहीं। और ये गाना की परंपरा जो भाई ये कहते हैं ना, जो उनको फेवर करते हैं, डिफेंस करते हैं ना, हो सकता है उनको उस इंडस्ट्री से कोई फायदा हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में भी जो इस तरह के बोल है, इस पे भी कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत। वो उससे डिफेंस करते हैं कि गाना से कुछ फर्क नहीं पड़ता। गाने से फर्क क्यों नहीं पड़ता, मैं बताता हूँ। मैं मेरे गांव का या गांव देहात का आपको एक चीज बताता हूँ। गांव में पहले घुड़चड़ी हो जाती, डीजे पे लेके घूमया करते। जिस घर में डॉक्टरनी है, नर्स है, उस घर के बाहर घुड़चड़ी में डीजे गया, उस घर के बाहर जाके गाना बजवा दिया, हाय रे डॉक्टरनी चाली पैर कोट धोड़े ने। ये वैसे छोटी बात लगती होगी, उस परिवार से पूछ के देखो। वो परिवार बाहर आके उस गाने को रुकवाए, टोके, उलाड़ा, शिकायत दे, और सुनो उसका क्या आग बनता है भाई। वो कैसे प्रूव करेगा कि भाई ये गाना तुमने मतलब कि रैंडमली चला है या इंटेंशनली चला है, कैसे प्रूव करेगा। और प्रूव करेगा भी किसके आगे, सारे दारू पी रखे हैं। जिस गांव में जिस घर में कोई बागड़ी बेल्ट से कोई अगर औरत आ रखी है, उस घर के आगे जाके हाय रे मेरी जान बागड़ो। अगर शादी ब्राह्मणों के परिवार में है और कुछ जाट मित्र आ रखे हैं, वो उनके डीजे पे गाना बजवाते थे, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा। उधर से कुछ ब्राह्मण आते उठ के, भाई मारे भाई यू गाना क्यों बज जाए। वे नु है भाई मारा यू गाना नहीं बज सकता, फिर हम क्यों बुलाए थे। ये मैं रूटीन में जो चीजें होती हैं ना, जो घटनाक्रम हमारे आंखों के सामने आते हैं, ये वो हैं। फिर आ जाओ आप, कुछ औरतों के नाम और कुछ लड़कियों के नाम ऐसे होते हैं कि जो सॉन्ग ऐसे हैं गानों में बजते हैं, बाय नेम बजते हैं, उसको इंटेंशनली बजवाया जाता है। तो ये जो चीजें हैं ना, सोसाइटी में इन्होंने मतलब बहुत ही बुरे हालात पैदा कर रखे हैं। और अब तो नशे को भी इतना जबरदस्त तरीके से ये प्रमोट करने लग रहे हैं
जैसे मासूम शर्मा ने अपनी रील बना के डाल रखी थी, दारू मर्दा की बूटी। दारू मर्दा की बूटी है। फिर अब चला हुआ है केडी भी, और एक ये जो बिंटू पावड़ा, अभी गाना आया है गुंडे भी फाइनेंसर भी, हम चाय की गिला अफीम के अंटे खावा। मतलब अफीम के अंटे को डाइट बता करके और अपने आप को गुंडे फाइनेंसर रुआब वाले बड़े मर्दाने और माशा दिखाना अपने आप को। तो ये माइंड सेट किया जाता है। और फिर वो वीडियो और जो माइंड सेट हो गया ना बंदे का, और खासकर आप एज ग्रुप मान लो कि 7वीं 8वीं क्लास से लेके 10वीं 11वीं क्लास तक, 4-5 साल में, इस दौरान बच्चे का जो एक नैरेटिव सेट हो गया ना, सारी उम्र कोई रबड़ घिसा लो भाई साहब, उसको उसको मिटाना इतना आसान नहीं है। अच्छा, ये भी एक वो है कि आप अच्छे गाओगे तो नहीं चलेंगे। सरताज रोहतक में आया, कितने पब्लिक उसकी कुर्सियां बात है। मेरे को कहा किसी ने कि भाई अगर अच्छा गाना गाती इनका चलता नहीं है, बस हमें चलाना को नहीं आता। इंडिया में सबसे मोस्ट पॉपुलर जो सॉन्ग है, जो सबसे मोस्ट पॉपुलर, सबसे महंगे जो कलाकार है ना, वो एक भी गंदा नहीं गाता। ए आर रहमान गंदा गाता है क्या? नहीं, उसका है म्यूजिक जो बड़ा। राहत फतेह अली खान गंदा गाता है क्या? तो ऐसे दुनिया जान के ऐसे गायक हैं, सिंगर हैं। पंजाब की तरफ भी अगर आप चले जाओ, आज दिलजीत का सिक्का बजा हुआ है। दिलजीत के ऊपर हालांकि उंगलियां उठी थी, दिलजीत ने भी इसी हिसाब से अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करी, जो कि गलत था, मैं लाइक नहीं करता। लेकिन सतिंदर सरताज का आपने जिक्र करा, ऐसे और कंवर गरेवाल है। तो और हरियाणा में भी अगर आप आ जाओ ना, जो हरियाणा के सॉन्ग मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग है, जो 1 बिलियन की कैटेगरी में पहुंचे हैं, वो सारे बहुत ही शानदार सॉन्ग हैं। उनमें वाहियात सॉन्ग एक भी नहीं है। तो अभी कहने का मतलब ये है कि जो ये बदमाशी वाले गाने प्रमोट कर रहे हैं और दारू कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, बिना दारू के, बिना गानों के शादी। और एक चीज इसमें और ऐड ऑन कर लो आप, शादियां रात की करना। जब आपके पास पूरा दिन है तो आप शादी रात में क्यों कर रहे हो? आपके पास जब पूरा दिन है, आप बारात को लेकर रात को क्यों पहुंच रहे हो? कुदरती लाइट है, बहुत सारे चीजें हैं जो आप। लेकिन नहीं, ये जो रात को शादी करने का कल्चर, ये भी बिल्कुल टोटली बहुत वाहियात कल्चर है। 3-4 चीज हैं जिनमें बदलाव की इस टाइम जरूरत है। बदलाव की जरूरत है। और जो ये औरतें भी, जो रिश्तेदार आते हैं सगाई करने या उस टाइप, जब इकट्ठा होती हैं, गीत गाती हैं, और वो जो क्या कह रहे हैं, सिटने सुनाना, वो भी बहुत वाहियात परंपरा में मानते, उसको छोड़ना चाहिए। आपके रिश्तेदार आए हैं और आप उनकी तौहीन कर रहे हो, है? और ये क्या, और उसको परंपरा बना लिया आपने। चलो, परंपरा एक टाइम था जब आप भाई गांव देहात में हंसी ठट्ठे मजाक हंसी ठट्ठे मजाक करने का अपना तरीका भी था। सीमित से दायरे में सारी चीजें होती थी, उसको सहन करने वाले भी थे। और उसकी अब वो टाइम नहीं है। और अगर आप हर लिहाज से अपग्रेड हुए हो, तो आप अपने उस हिसाब से भी आपको अपग्रेड होना पड़ेगा और आप में सुधार करने पड़ेंगे। अच्छा सुमित जी, एक बात ये भी आती है बाद में ना, जैसे बदमाशी का कल्चर, गन कल्चर, दारू वाला कल्चर, ये हैवी तो हो चुका है। अच्छा, जो लड़के हैं, अब जैसे इन्होंने वो पीट के ही मार दिया। अब इनको बाद का तो नहीं पता ना कि अब ये जेल में भी जाएंगे, इनको सजा भी होगी। इनका भविष्य तो खराब है, इनके परिवार वालों का भविष्य खराब है। जो ये बदमाशी वाला कल्चर है ना, जो हीरो बना के दिखाते हैं बदमाश को, तो कहीं ना कहीं उसका ना वो बैकग्राउंड नहीं दिखाते हैं। ग्लोरीफाई जो किया जाता है, ग्लोरीफाई वो तो सामने का दिखाते हैं, हाँ भाई मैं ऐसे हूँ। बाद की जो स्थिति उनकी होती है, वो अब इतनी बड़े बदमाश है या कुछ है, तो वो अब छिप क्यों रहे हो भाई? तो वो उनका तो ऐसी पंचायतें देखी हमने कि जो यूथ अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां, बहुत बड़ी तोब मानता था, बाद में इस तरह की कोई घटना हुई तो माँ बाप पंचायतों में आके अपनी पगड़ी रख के माफी मांगते। ये नहीं पता। और तब वो उस कोने में एक तरफ खड़े गर्दन झुकाए खड़े, उनको हमने देखा है। उनको इस बात का एहसास तक नहीं होता कि कल को अगर थाने में जाना पड़ेगा, पंचायत में जाना पड़ेगा, तो तारी औकात नहीं है समाज में, कहीं कोई पूछता तक नहीं है। और आपने रोहतक की घटना देखी होगी, इसी साल की घटना है, जब दारू दूरू के ठेके
छूटने लग रहे थे। वाली? दो तीन लड़कों ने फायरिंग कर दी थी। हाँ वो बाद में, हाँ हाँ हाँ, और वो 2-3 लड़कों ने फायरिंग कर दी ठेके के ऊपर, वीडियो बना दी और डाल दी। उस टाइम तो वो उनका आपस में डेडिकेशन बिल्कुल डेड, एक दूसरे के लिए मरने के लिए थे। लेकिन जब पुलिस उनको पकड़ने लगी ऐसी ऐसी घटनाओं तो से बोले पकड़ने कि की हमने जरूरत छोड़ है। के भाग गए मित्र यारे प्यारे। कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, बाद में पता चलता है कि ये जो हवा है ना, ये सारी बनावटी और झूठी हवा है। जब जरूरत पड़ती है कोई नहीं साथ में भविष्य आता। खराब है, परिवार का भविष्य और हालात ऐसे होते हैं कि जो 5 लोगों की झुंडली आपने बना रखी, ग्रुप आपने बना रखा है ना, और जब 5 का नाम आता है ना, हर एक का माँ बाप या परिवार वो खुद भी ये चाहता है कि मेरे चारों दोस्त बेशक मर जाओ, फंस जाओ, इलीगेशन उनके ऊपर आ जाओ, मेरा नाम निकल जाओ। ऐसे तक हालात देखे हैं कि जो असली आरोपी था वो तो सेटिंग करके या पैसे दे के या दबाव बना के अपना तो नाम कटवा गया, और जो बेचारा गरीब था, कमजोर था या ज्यादा चतुर चौकस नहीं था, वो फंस गया। तो ऐसे युवाओं को ना ऐसी घटनाओं सबक लेने की जरूरत है। पीछे जो आगे चल के जो उनके साथ होना है ना वारदात के बाद, उसको भी देखना चाहिए कहीं ना। हाँ, नहीं ये भी एक दिक्कत रही कि सिनेमा में ना जो विलन का पहले जो रोल था, आजकल उसका हीरो विलन है। जितना भी आप सिनेमा देखोगे ना, बात है, वहाँ विलन हीरो है आज के दिन। वो भी रोल यूथ में वो एग्रेशन आता है, उससे ही आता है। अब हीरो को दर्शाया जाता है मूवीज में जो अपने आप में भाई बुकी है, जो अवैध धंधे करता है, अवैध स्मगलिंग करता है, या शहर का डॉन है। पुष्पराज, मतलब इतना पुष्पराज भी आप थोड़ा और बैक में अगर आप जाओगे तो संजय दत्त की छवि क्या है। संजय दत्त को वे लोग लाइक करते हैं जिनकी खुद की छवि मतलब सेम उससे मिलती उसके कैरेक्टर जैसे उन्होंने की है ना, फिल्मी कैरेक्टर से फिल्मी कैरेक्टर से नहीं। संजय दत्त खुद भी अपने आप को मतलब उसको ये लगता है, क्योंकि उसका रहा भी तो है ना, उसका तो मुंबई बम धमाकों से लेकर के भाई अपने पास इलीगल वेपन रखने तक में उसका नाम आया है। बाद में ये तक भी प्रूव हुआ था कि भाई इसने वो इलीगल वेपन उसने डिस्ट्रॉय किए थे बाद में, तो उसका नाम आया ही, उसका था ना वैसा कैरेक्टर। इस इतनी सभ्य और धनाढ्य फैमिली से और जाने माना जिस सुनील दत्त का नाम था, उस परिवार से होने के बावजूद भी संजय दत्त को क्या जरूरत थी। वो बिल्कुल यंग जो उसकी जो एज थी, टीन एज से ही वो गलत संगत में और उसमें चला गया, और उसने एक ये अजीब तरह के शौक पाल लिए, और बाद में उसने उसकी जो कीमत चुकाई। कीमत तो तब चुकाता जब आम घरों का बच्चा होता है और जेल में ही सड़ता सारी उम्र। उसका बाप भाई थे, उसके लाइसेंस थे, पैसे वाले थे, करके मैनेज। आम घर का होता तब पता चलता ना। जो जिस आदमी के पास इलीगल वेपन हो और आतंकवादी तो मैं नहीं कहूंगा, दाऊद जैसे लोगों के साथ जिसके कनेक्शन निकल करके आए हो, और बाद में ये तक प्रूव होया हो कि हाँ इसके पास इलीगल वेपन थे, इसने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरे को जहां तक याद है, अगर मैं ठीक हूं, तो उसने वो जो अपना वेपन था उसने उसको खुद अपने किसी मतलब कि वही गैराज वगैरह में गलाया था जला के, तो वो बाद में प्रूव भी होया। तो ये चीजें एक आम घर का बच्चा करके देख लो, सारी उम्र निकल तो लियो जेल में से, उसके लिए आसान थी ये चीजें। लेकिन उसको कॉपी कर करके आम घरों के बच्चे वैसा बनने की प्रयास करते रहे हैं। उनको पता होता नहीं चीजें कि प्रैक्टिकल जब इन चीजों को अप्लाई करोगे ना तो आपको क्या क्या झेलना पड़ सकता है, कितना नुकसान। अब अमित सैनी गायक अपना रोहतक का, उसका गाना आया था संजय दत्त को लेकर, जब 16 साल का था खलनायक देख, उस दिन तक गाड़ी में बत्ती बोर टेक ली। अब ये देखो कि संजय दत्त को अपना आइडियल और आइकॉन मानते हुए एक गायक क्या गाना गाने लग रहा है, और नेक्स्ट जनरेशन को क्या मतलब कि वो एक थॉट स्प्रेड करने लग रहा है। हम इसी बात पे आते हैं एक बार ना। हाँ बताइए। मतलब कि संजय दत्त का ही जिक्र था ना, तो उन लोगों को हमने आइकॉनिक बना दिया, और उसकी जो वो जो छवि थी ना गुंडई वाली, बदमाशी वाली, उसको हमने ये मान लिया कि भाई ये कमाल की है, ग्लोरीफाई कर दिया। बहुत ज्यादा उसको ग्लोरीफाई कर दिया। जी आपके मैं तो भी यही चाह रहा था कि एक बार ना उस हम ना उस पॉइंट टू पॉइंट आ जाए
कि जो ये रोहित हत्याकांड है, ऐसे हत्याकांड के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो इसे रोका कैसे जा सकता है, युवाओं को माइंडसेट कैसे बदला जा सकता है, और युवाओं को वारदात करने के बाद युवाओं के भविष्य पे क्या असर होता है, हम 2 मिनट उस पर बात कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि एटलीस्ट शादी का जो कल्चर है ना, उसी पे बात करनी है ना। अकेले शादी का कल्चर नहीं, आप देखो जो अपने हरियाणा के डीजीपी साहब हैं, उन्होंने जो एक्शन लिए, उन्होंने बिल्कुल जड़ पे चोट मारी। और मैं इसलिए उनका बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूँ। बहुत सारे साथी देखो उनसे एग्री नहीं भी होते, सबका अपना तरीका, अपना वे ऑफ थॉट है। कोई कहता है कि भाई वो केवल बात बात करते हैं, मैं उनसे पूछता भी हूँ कि डीजीपी को बात ही करनी होती है और काम क्या होता है भाई? डीजीपी वेपन लेके बैरिकेड पे नहीं खड़ा होगा, डीजीपी किसी का इनकाउंटर करने थोड़ी जाएगा, और ना डीजीपी ये दिखेगा बॉर्डर पे खड़ा हो गया कि भाई कहां से स्मगलिंग होने लग रही है। डीजीपी का काम तो वहां से दिशा निर्देश देना ही है। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने हरियाणा में एक माहौल बना दिया है कि जो इस तरह की शोषेबाजी और फुकरापंथी या जो अपना एक स्टेटस सिंबल जो बना करके लोग चलते हैं ना, इससे हमारे यूथ को बाहर आना होगा। तो जो सवाल आपने किया था ना कि हम इससे कैसे बच सकें, तो जो डीजीपी साहब जैसे जो लोग हैं जो इस तरह का प्रयास करें, वो तो चलो एक बहुत बड़ी कुर्सी पे हैं। अगर वो कुर्सी पे नहीं भी होते तो भी हमें ऐसे लोगों के जो प्रयास है सोसाइटी को बेहतर बनाने के, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। गुड़गांव से एक बंदे ने उनके खिलाफ लीगल नोटिस भेजा,